हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हम सबका यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केस स्टडी डे 16 लेकर आया हूं। बस 3-4 दिन और फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑलमोस्ट सारा का सारा केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हो जाएगा कवर। अगर आप इन केस स्टडीज को रेगुलर देख रहे हो ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम्स में जब बैठोगे कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आसमान पे होगा। ये बात आप लिखवा लो, साइन करा लो, कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं इसका। ठीक है, चलो आज अपने स्टार्ट करेंगे बेटा फिर दो केस स्टडीज। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं भी देखे हैं तो इसको देखकर पहले के वीडियोस भी जरूर से देख लेना और दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट तैयार हो जाओ जंग के मैदान में मेरे साथ। मैं मोहित सिंह आप लोग के लिए लेकर आया हूं 50 डे चैलेंज और स्टार्ट करने वाले बेटा केस स्टडी नंबर 16 एंड केस स्टडी नहीं, डे 16 का केस स्टडी नंबर 1 एंड केस स्टडी नंबर 2। चलो, ए हायर्ड से कैरेज। ए हायर्ड से कैरेज, ठीक है। ए क्या कर रहा है बेटा, एक कैरेज हायर कर रहा है। हायर मतलब बेटा क्या कर रहा है सर, सामान जो है उस सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंड अग्रीज टू पे ₹500 एज हायर चार्जेस। ठीक है, एंड अग्रीज टू पे 500 एज हायर चार्जेस। एक सेकंड बेटा, मैं इसको प्लग को खाली कनेक्ट कर लूं। चलो जी हाँ, तो ए क्या किया बेटा, ए ने हायर किया कैरेज बी का एंड अग्रीज टू पे ₹500 एज हायर चार्जेस। कैरेज अनसेफ था, बी को बेटा पता नहीं था इसके बारे में और ए बेटा इंजर्ड हो गया। क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। मतलब सर ए ने बी से उसका कैरेज लिया, कुछ सामान लिया बेटा। ए ने बी से उसका कुछ सामान लिया एंड अग्रीज टू पे ₹500 एज हायर चार्जेस। कैरेज अनसेफ था बेटा, बी को पता ही नहीं था इसके बारे में और ए इंजर्ड हो गया। और अब ए इंजर्ड हो गया तो ए जो है कंपनसेशन मांग रहा है कि भाई देखो कैरेज से मेरे को नुकसान हो गया और बी जो है मना कर दे रहा है। बी जो है मना कर दे रहा है तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ बी का लायबिलिटी क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ बी का लायबिलिटी क्या होगा। समझ रहे मेरा बात। इसका मतलब सर मेरा बात समझो, दो पार्टी है ए और बी। हाँ, दो पार्टी है ए और बी। यहाँ पे सामान रखा गया बेटा ए के पास। ठीक है, सामान रखा गया ए के पास, लेकिन सामान खतरनाक है, अनसेफ है। बी को इसके बारे में पता नहीं था, बेचारे बी को नहीं पता था कि जो सामान रखने दे रहा है वो अनसेफ है। और ए उस सामान से बेटा इंजर्ड हो गया और ए इंजर्ड होने के बाद कंपेंसेशन मांग रहा है। अब बी लेकिन मना कर दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बी लायबल होगा? ज्यादा भावुक मत होना, अपना इमोशनल अटैचमेंट्स को साइड रख के लॉ का सोचो कि लॉ का प्रोविजंस क्या होने वाला है। क्या बी लायबल होगा? क्या मेरे को तो पता है भैया इसका आंसर कि बी जो बेटा डेफिनेटली लायबल होगा। बी जो डेफिनेटली लायबल होगा। आपको क्या लगता था? देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150, ये पहला छोटा सा प्रोविजन है। ठीक है, ये छोटा सा बेटा प्रोविजन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। अगर गुड्स दिए गए हैं किसी को तो बेलर जो है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेज के लिए। बेलर कौन होता है बेटा? जिसका सामान था। बेलर कौन है बेटा? जिसका सामान था। तो यहाँ पे बी का सामान था ना जो ए को रखने दिया गया था। तो अगर डैमेज होता है कुछ और इससे नुकसान होता है बेली को, इससे अगर नुकसान होता है बेटा बेली को, तो बेलर जो वो लायबल होगा, इजंट इट? चाहे वेदर ही वाज अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड और नॉट। फर्क ही नहीं पड़ता है कि बेलर को पता था या नहीं था। बेलर ने जिसको सामान दिया अगर उसके कारण उसको नुकसान हो गया दूसरे वाले पार्टी को, नहीं बेली को, तो बेलर जो है बेटा वो लायबल है, उसको डैमेज देना पड़ेगा। तो ये पहला प्रोविजन हो गया। तो आप जब भी एग्जाम आएगा बेटा सबसे पहले प्रोविजन लिखोगे कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ दिस सेक्शन ये प्रोविजंस क्या बोलता है। उसके बाद आप जाओगे बेटा फैक्ट्स में। किस में जाओगे? फैक्ट्स में। तो यहाँ पे बेटा फैक्ट्स आप यहां से लिखोगे कि इन द अबव केस ए हैड हायर्ड अ कैरेज ऑफ बी। ठीक है, एंड देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड आल्सो 500, बट सिंस द कैरेज वाज अनसेफ देयरफॉर ए गॉट इंजर्ड एंड ए क्लेम्स डैमेजेस फ्रॉम बी। ये हो गया आपका फैक्ट्स। ये हो गया आपका फैक्ट्स। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के फैक्ट्स कवर नहीं करके आपको मुंह पे समझाया यहाँ पे, तो इसलिए फैक्ट्स इंटेंशनली कवर नहीं किया। फैक्ट्स मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, फैक्ट जो क्वेश्चन आपको वही लिखना है, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, राइट। तो प्रोविजन के बाद हमने फैक्ट्स लिख दिया बेटा। अब ये कंक्लूजन होगा। ठीक है, कि दस इन द गिवन केस बी इज लायबल टू कंपेंसेट ए फॉर द इंजरीज। इस केस में बेटा बी लायबल होगा। बी जो वो लायबल होगा, उसको ए को डैमेज देना पड़ेगा। जो इंजरी हुआ है ना ए को,
उसका सफर जो है वो बेटा बी करने वाला है, इवन उसको नॉलेज हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इस केस में बेलर यानी बी इज लायबल टू पे बेली दैट इज ए फॉर द डैमेजेस ऑकर्ड एंड इंजरी कॉज टू ए, सो irrespective of the fact that whether the bailor knows about the fault or not, he is liable to compensate Bailey for the loss for the fault. Are you getting my point? तो देखा बेटा कितना आसानी से हमने इस केस स्टडीज को समझा, बहुत ज्यादा इजी केस स्टडी था बेटा, कोई हाथी घोड़ा इसमें नहीं था। बस ध्यान रखना बेलर को पता हो या नहीं हो, लेकिन अगर बेलर की जिम्मेदार गुड से किसी को नुकसान होता है बेली को, तो बेलर खुद ही लायबल होगा, चाहे पता हो या नहीं पता हो। समझा? सेक्शन 150 ऐसा बात बोलता है, राइट। अब आ जाओ बेटा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी नंबर 2 आज का, ठीक है। वाई होल्ड एग्रीकल्चरल लैंड इन गुजरात। वाई जो है एक लैंड होल्ड करता है गुजरात में, लीज पे लेके रखा है, ग्रांटेड बाई एक्स द ओनर, ठीक है। तो वाई जो है बेटा एक लैंड होल्ड करता है, ठीक है, ग्रांटेड ऑन लीज बाई एक्स। अब क्या पता है, लैंड तो एक्स का है बेटा, लैंड तो एक्स का है, और उस लैंड पे बेटा अभी जो है काम कौन करता है, वाई करता है। बात समझो, ठीक है। लैंड एक्स का है मगर लैंड पे काम कौन कर रहा है बेटा, वाई कर रहा है। अब एक्स ने क्या किया, बहुत साल बीत गया, उसका कोई लैंड रेवेन्यू पेमेंट बाकी था गवर्नमेंट को, तो एक्स ने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, और उसका जो लैंड है बेटा वो गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर देता है कि वो अब सेल होगा। क्या होगा, सेल। मतलब वाई ने पैसा दिया, एक्स ने अभी तक पैसा दिया नहीं है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या किया बेटा, गवर्नमेंट उस लैंड को सेल में लगा देता है, मगर उस लैंड को भी होल्ड वाई कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अंडर द रेवेन्यू लॉ consequences of such sale will be termination of wise lease। रेवेन्यू ऑफिसर क्या बोलते हैं कि अगर अगर भैया ऐसा कुछ हो, इस कुछ सेल हो जाए, क्या हो जाए, कुछ सेल हो जाए, तो जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी वाई को जो है वो लैंड गवर्नमेंट को सौंपना पड़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफिसर ने बता दिया, देख भाई भाई तेरा मालिक हमको पैसा दिया नहीं है, तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, ये लैंड पे रेवेन्यू एरियर्स बाकी है, तो तुम्हारा और एक्स का, गवर्नमेंट बोल रहा भाई को कि तुम्हारा और एक्स का जो अब लीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करना पड़ेगा, और भाई अब तुम लैंड यूज नहीं कर पाओगे। हम जानते हैं मिस्टर भाई कि गलती तुम्हारा नहीं है, मगर बेटा गलती है मिस्टर एक्स का, करोगे तुम भुगतान, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेल एंड कॉन्सिक्वेंट टर्मिनेशन ऑफ हिज ओन लीज, बेचारा भाई मरता क्या नहीं करता, उसको जब पता चला इस बारे में, तो वाई ने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को दे दिया, जो एक्स को चुकाना था, मगर वो पैसा वाई ने दे दिया। जो पैसा एक्स को चुकाना था बेटा, वो पैसा किसने दे दिया बेटा, वाई ने। अब आपको बोले बताओ, क्या एक्स को वापस से वो पैसा वाई को देना पड़ेगा क्या? वाई ने बिना पूछे एक्स से, वाई ने बिना पूछे एक्स से एक बार का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया, क्योंकि वाई नहीं चाहता था बेटा कि लैंड उसके हाथ से चला जाए, तो वाई ने बेटा बिना एक्स से पूछे पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्या अगर वाई कल को एक्स को वापस सू करेगा, तो क्या एक्स को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा। अब जल्दी से सोचो इसका आपको क्या आंसर लगता है, आप खुद सोचो कि आपको इसका आंसर बेटा क्या लगता है, फटाफट सोचो। क्या एक्स को बेटा भरपाई करना पड़ेगा, क्या एक्स को भरपाई करना पड़ेगा? द आंसर इज डेफिनेटली यस सर, डेफिनेटली यस सर। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले प्रोविजंस पढ़ते बेटा। यस, एक्स इज बाउंड टू मेक गुड वाई द अमाउंट सो पेड, यानी कंक्लूजन पहले दे दिया इन्होंने, राइट। तो पहला बात, एक्स को तो पैसा देना पड़ेगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन 69 ऐसा बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, डेट कोई भी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, कोई व्यक्ति अगर पेमेंट करता है किसी लॉ में, भले वो पेमेंट किसी और को करना चाहिए था, ठीक है, मगर वो सामने वाला किया नहीं तो वही पे कर दिया, इज एंटाइटल्ड टू बी रिइंबर्स्ड बाय द अदर। तो बेटा लॉ में लिखा हुआ है कि दूसरे पार्टी का जिम्मेदारी बनता है कि अगर टैक्सेस उसका था तो उसको वापस उसको रिइंबर्स करना पड़ेगा। मतलब मेरे एग्जांपल बेटा, जो एक्स है उसको रिइंबर्स करना पड़ेगा वाई को, वाई ने जितना पैसा गवर्नमेंट को दिया, इजंट इट? क्योंकि अगर वाई ऐसा नहीं करता तो लैंड चला जाता और वाई को हो सकता है बहुत नुकसान होता, तो वाई ने बेटा वो टैक्सेस एक बार खुद के पॉकेट से गवर्नमेंट को दे दिया, राइट। तो इन द गिवन केस वाई हैज मेड पेमेंट ऑफ लॉफुल ड्यूटीज ऑफ एक्स इन विच वाई हैड एन इंटरेस्ट। पेमेंट बेटा एक्स का था, लेकिन वाई का उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट तो था ना, तो अपना इंटरेस्ट को यूज करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए बेटा वाई ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। तो अब वाई जो बेटा एंटाइटल्ड है, वो चाहे तो पूरा का पूरा रिइंबर्समेंट एक्स से ले सकता है। अपने को यही पूछा था कि क्या वाई जो बेटा पूरा का पूरा रिइंबर्समेंट एक्स से ले सकता है, कि द आंसर इज हां, बिकॉज़ वाई इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग दैट लैंड। तो बेटा वाई जो पैसा बिल्कुल ले पाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का बेटा दोनों केस स्टडीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इस केस स्टडीज में इतना आसान था कि उतना टाइम लेने का जरूरत नहीं था, बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको समझा पाऊं। अगर आपको फिर भी बेटा कोई डाउट रहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जब चाहे बेटा उस पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं रात को आपको रिप्लाई दे दूंगा। बस अच्छे से पढ़ो यार, और कुछ नहीं चाहता। रिजल्ट इस बार बहुत कम हुआ था, बट मैंने चाहता हूँ अगली बार रिजल्ट कम हो, तो आप अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो बेटा, टाइम बहुत कम है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।